ये भैया आज तुम्हारे सेब का क्या भाव है जो कल था। नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, अगर बॉलीवुड में किसी शराबी कैरेक्टर के बारे में सोचे तो यकीनन आपके जहन में एक ही चेहरा और नाम उभरेगा, वो है केस्टो मुखर्जी। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में शराबी के रोल इस कदर परफेक्शन के साथ निभाए कि फिल्म मेकर उनकी जगह किसी दूसरे कलाकार को फिल्म में लेने के बारे में सोचते भी नहीं थे। पर्दे पर इनकी एंट्री होते ही ठहाके गूंज उठते थे। उन्होंने जिन किरदारों को जिया वो अमर हो गए। यूं तो वो अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी थे, पर बन गए हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े शराबी। ये इकलौते ऐसे कलाकार थे जो टाइपकास्ट होकर भी सुपरहिट रहे। ये एक ऐसे कलाकार थे जो कुछ बिना बोले सिर्फ अपने एक्सप्रेशन से लोगों को हंसा देने में माहिर थे। बीच में कौन पूछ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा शराबी का रोल करने वाले ये कलाकार कभी शराब पीकर एक्टिंग नहीं की। क्या आप मानेंगे कि फिल्मों में शराबी और आलसी दिखने वाले केस्टो मुखर्जी असल जिंदगी में बेहद गंभीर और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। लेकिन आखिर क्यों पीएचडी होल्डर इस महान कलाकार को मुंबई में भूखे पेट स्ट्रगल करना पड़ा? क्यों इन्हें मैले कुचैले जगह पर कुत्तों के साथ सोना पड़ता था? क्यों बेहद बीमारी की हालत में भी इन्हें पूरे दिन शूटिंग करनी पड़ती थी? और क्यों इन्होंने अपने बच्चों को हमेशा फिल्मी दुनिया से दूर रखा? और कैसे एक पापड़ वाले ने बदल दी इनकी जिंदगी? और क्या है इनके दर्दनाक मौत की दास्तां? जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेंद्र नाथ था, जो अपने जमाने के एक हाईली एजुकेटेड पर्सन थे, और इनकी मां एक गृहिणी थी। बंगाल में पले बढ़े केस्टो को हमेशा से एक्टिंग का शौक रहा। यही वजह रही कि उन्होंने रंगमंच और नुक्कड़ नाटकों में भी काम किया। इसी दौरान केस्टो की एक्टिंग से प्रभावित होकर मशहूर फिल्मकार ऋत्विक घटक ने उन्हें पहला ब्रेक दिया था। केस्टो मुखर्जी ने पहली बार बांग्ला फिल्म नागरिक में काम किया, लेकिन कुछ कारण से यह फिल्म फंस गई और फिर यह फिल्म 1977 में रिलीज हो पाई थी। तब तक ऋत्विक घटक की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद केस्टो मुखर्जी ने भी यह फिल्म कभी नहीं देखी। फिल्म नागरिक में काम करने के बाद केस्टो ने कई अन्य बंगाली फिल्मों में काम किया, लेकिन केस्टो का गुजारा इन छोटी मोटी फिल्मों से नहीं हो रहा था। ना उनके पेट की भूख शांत हो रही थी और ना ही एक्टिंग की। तब केस्टो मुखर्जी ने ठान लिया कि उन्हें एक्टिंग में ही आगे जाना है, तो कोलकाता से बॉम्बे आ गए। उन्होंने किसी तरह डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को अप्रोच किया और उनसे काम मांगा। ऋषिदा ने उन्हें निराश नहीं किया और उन्होंने 1957 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म मुसाफिर में एक स्ट्रीट डांसर का रोल दे दिया। 1958 में इनकी कुछ और फिल्में भी रिलीज हुई, जिसमें केस्टो मुखर्जी की छोटी मोटी मगर दमदार भूमिका थी। 1958 के बाद केस्टो मुखर्जी को कुछ ढंग का काम नहीं मिल पा रहा था, जिस कारण इनकी स्थिति दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। ऐसे में केस्टो साहब अलग अलग निर्माताओं के दफ्तर जाते हुए उनसे काम मांगते। इसी दौरान ये लेजेंडरी फिल्म मेकर बिमल रॉय से मिलने पहुंच गए, जो परिणीता, विराज बहू, मधुमिता, सुजाता, परख, बंदनी जैसी फिल्में बनाने के लिए मशहूर थे। एक बार की बात है, बिमल रॉय किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे, तो केस्टो भी वहां सेट पर पहुंच गए। काफी इंतजार के बाद बिमल दा उनसे मिले और कहा, अभी तो कोई काम नहीं है, बाद में आना। केस्टो पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो वहीं खड़े होकर बिमल दा को देखते रहे। बिमल दा इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने केस्टो को देखकर कहा, भौंक सकते हो? मुझे कुत्ते की आवाज की जरूरत है, तुम निकाल सकते हो कुत्ते की आवाज? केस्टो ये सुनकर सन्न रह गए और कुछ देर शांत खड़े रहे। फिर उन्होंने कुत्ते की आवाज निकालनी शुरू कर दी। बिमल दा चौंक गए। वो निशब्द थे, लेकिन केस्टो अपना काम कर गए और फिल्म में इस तरह उनका रोल पक्का हो गया।
इसके बाद तो ये विमल रॉय की कई फिल्मों में नजर आने लगे, साथ ही इन्हें और भी फिल्मों में काम मिलने लगा। केस्टो मुखर्जी ने ऐसे कई किरदार निभाए जिन्होंने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। केस्टो मुखर्जी की खास बात यह भी थी कि इन्हें दर्शकों को हंसाने के लिए किसी डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये अपने चेहरे के हाव भाव से ही लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया करते थे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिल्म बॉम्बे टू गोवा, जिसमें इनका कोई डायलॉग नहीं था और ये हमेशा सोते रहते थे, लेकिन इनके एक्सप्रेशन ही इतने लाजवाब थे कि लोग इन्हें देखते ही ठहाके लगाने लगते। केस्टो मुखर्जी को काम तो खूब मिल रहा था, लेकिन पैसे बेहद कम, क्योंकि इस दौरान इस तरह के छोटे मोटे रोल करने वाले एक्टर्स को इतने पैसे नहीं मिलते थे कि इनकी आर्थिक स्थिति ठीक रहती। इसलिए इन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता ताकि घर चलाने लायक पैसा कमा सके। इसलिए एक पढ़ा लिखा इंसान, एक उम्दा कलाकार को हमेशा काम मांगने और घर चलाने के जद्दोजहद से गुजरना पड़ता। एक बार ऐसे ही केस्टो मुखर्जी काम मांगने डायरेक्टर असित सेन के पास पहुंच गए। इन दिनों असित सेन नूतन स्टारर 1970 की फिल्म मां और ममता पर काम कर रहे थे और इसमें एक शराबी के रोल के लिए किसी एक्टर की जरूरत थी। असित सेन जॉनी वॉकर, महमूद और जगदीप को इस रोल के लिए अप्रोच कर चुके थे, लेकिन सभी इतने व्यस्त थे कि इस रोल के लिए उन्होंने ना कह दिया। ऐसे में जब केस्टो मुखर्जी असित सेन के पास पहुंचे तो उन्हें ये रोल मिल गया, और यहां से शुरू हुआ एक शराबी कॉमेडियन का सिलसिला। तब से बॉलीवुड में शराबी की भूमिका के लिए केस्टो पर्याय बन गए। लेकिन केस्टो ने शराबी की एक्टिंग सीखी कैसे? दरअसल केस्टो मुखर्जी जुहू में जहां रहते थे वहां एक पापड़ बेचने वाला आता था। वो नशे में चूर रहता था और पापड़ बेचने के लिए दिलचस्प तरीके से आवाज निकालता था। केस्टो रोज उसकी यह हरकत नोटिस किया करते थे। ऐसे में जब असित सेन ने उन्हें फिल्म में शराबी का रोल ऑफर किया तो उन्होंने उसी पापड़ वाले का स्टाइल अपनाया। ये ट्रिक काम कर गई और फिल्म दर फिल्म केस्टो मुखर्जी का यही अंदाज उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर उन्हें मेकर्स से फिल्म में लेने की डिमांड करने लगे। स्क्रिप्ट में ऐसी गुंजाइश तलाशी जाने लगी कि कहीं न कहीं शराबी के तौर पर केस्टो को फिल्म में दिखाया जा सके। इसके बाद तो ज्यादातर लोग यही समझने लगे कि केस्टो बहुत बड़े शराबी है और ये बिना शराब के नहीं रह सकते। लोगों को लगता था कि शराब के नशे में ही इतनी अच्छी एक्टिंग ये कर पाते हैं, क्योंकि इतनी रियल एक्टिंग तो कोई शराबी ही कर सकता है। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केस्टो सिर्फ शराबी की भूमिकाओं के लिए याद किए जाते हैं। रमेश सिप्पी की 1975 में आई फिल्म शोले में वो हरिराम नाई बने, जो हड़बड़ी में एक कैदी की आधी मूंछ साफ कर देता है। गुलजार की फिल्म किताब और परिचय में केस्टो ने एक स्ट्रिक्ट टीचर का रोल निभाया था। किशोर कुमार और सुनील दत्त की पड़ोसन में उन्होंने कलकतिया का किरदार निभाया, जो किशोर दा की टीम का गायक रहता है। महमूद की साधु और शैतान में भी वह गायक बने थे। एक नारी एक ब्रह्मचारी में वह डॉक्टर, तो बासु चटर्जी की फिल्म पिया का घर में एक टैक्सी ड्राइवर के किरदार में भी दिखाई दिए। 1975 की ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके में भी वह ड्राइवर के रोल में नजर आए थे, जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, जिसे आज भी उनकी सबसे अच्छी फिल्म माना जाता है। 1977 की फिल्म इनकार का एक सुपरहिट गाना, जिसे आज भी पसंद किया जाता है और इसका रिमिक्स बनता ही रहता है। गाना था तो मुंगड़ा मैं गुड़ की कली। हेलेन के मूव्स में केस्टो मुखर्जी के शराबी अंदाज का तड़का इस गाने को और भी मजेदार बना देता है। केस्टो ने धर्मेंद्र के साथ 15 फिल्मों में काम किया। फिल्म चाचा भतीजा में केस्टो ने धर्मेंद्र के दोस्त का रोल निभाया था, और फिल्म में भी धर्मेंद्र अपने दोस्त को केस्टो ही बुलाया करते थे। इस फिल्म में भी केस्टो पर एक गीत फिल्माया गया था, जिसमें टुनटुन और केस्टो की शादी दिखाई जाती है। 1977 में ऋषिकेश मुखर्जी ने जब गोलमाल बनाई तो इन्होंने रोल ना होते हुए भी केस्टो के लिए अलग से एक रोल जोड़ा, जिसमें वो शराबी थे और अक्सर पुलिस से पकड़े जाते हैं। ऐसे कई सारे रोल से केस्टो मुखर्जी दर्शकों की तालियां बटोरते रहे। केस्टो मुखर्जी बेस्ट कॉमेडियन के लिए 5 बार नॉमिनेट तो हुए, लेकिन 1981 में फिल्म खूबसूरत के लिए ही सिर्फ उन्होंने एक बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता।
केस्टो मुखर्जी को लेकर हमेशा ये बात कही गई कि इन्होंने कभी शराब नहीं पी, फिर भी शराबी की भूमिका ऐसी निभाई कि कोई भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन इसके साथ एक सच और भी है, जिसे केस्टो साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था। केस्टो साहब कभी शराब पीकर एक्टिंग तो नहीं की, लेकिन जब वो काम पर नहीं होते तो उन्हें शराब पीने से कोई परहेज नहीं था। इंटरव्यू में केस्टो मुखर्जी ने अपने स्ट्रगल के दिनों की स्थिति शेयर करते हुए बताया था कि मैं बहुत पीता हूँ। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर में बने एक गंदे और मैले कुचैले कमरे में रहता था। वहाँ खाने को कुछ नहीं था, बस पीने को ही था। मैं पीता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड था, मेरे पास कोई काम नहीं था। केस्टो मुखर्जी ने आगे कहा था, मैं पीता था ताकि थोड़ा सो सकूं। इसलिए पीता था ताकि आसपास जो चूहे दौड़ रहे होते थे उनके बारे में भूल जाऊं। मेरे बराबर में ही कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी, और ये दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूँ, लेकिन कभी कभी। कुछ जानकार की माने तो 1980 के दौरान जब इनकी फिल्म बेरहम की शूटिंग चल रही थी तो इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फिर भी ये तय समय पर आकर पूरे दिन शूटिंग किया करते थे। इसे लेकर कुछ लोगों का मानना है कि केस्टो इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये काम को लेकर इनकी दीवानगी थी। एक इंटरव्यू के दौरान केस्टो साहब के बेटे बबलू मुखर्जी ने अपने पिता को लेकर कुछ दिलचस्प बातें बताई थी। बबलू ने बताया था कि पापा फिल्मों में तो कॉमेडी करते थे, लेकिन रियल लाइफ में वो अपनी फिल्मी इमेज से कोसों दूर थे। वो बेहद स्ट्रिक्ट थे और उन्हें देखकर मैं और मेरे भाई की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। शूटिंग से वक्त निकालकर वो जब भी घर पर होते तो हमें होमवर्क करवाते। कुकिंग का शौक था तो खाना भी बनाते थे। उन्हें बंगाली क्विजिन जैसे माछेर झोल वगैरह पसंद था। उन्होंने तो हमारी माँ को भी कुकिंग सिखाई थी। उनकी एक खास बात यह भी थी कि वो कभी अपने काम को घर लेकर नहीं आए। वो घर में एक आम इंसान ही थे, कोई एक्टर नहीं। वो घर में फिल्मों की कोई बात नहीं करते थे। हम बचपन में उनकी फिल्मों के सेट पर कभी गए या नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं, क्योंकि ऐसा शायद कभी हुआ ही नहीं। यही वजह रही कि पापा के निधन के बाद हमें असली मायनों में ये पता चला कि वो कितने बड़े स्टार थे और लोग उनकी अदायगी के कितने कायल थे। वे बेहद सादगी पसंद थे और अगर कभी काम के सिलसिले में भी विदेश जाते तो वहां से कोई चीज ना परिवार के लिए खरीदते थे और ना ही खुद के लिए। वो सिर्फ एक ब्रीफकेस लेकर जाते थे और वही लेकर वापस आ जाते। इस वजह से मेरी माँ को उनकी सहेलियां चिढ़ाती भी थी कि उनके लिए पापा कभी विदेश से कोई गिफ्ट लेकर नहीं आते। मेरे पिता पहले ऐसे स्टार थे जिन्हें दुबई में रेड कारपेट वेलकम मिला था। वहाँ एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान पापा ने अपने चिर परिचित स्टाइल में कई एक्ट किए जिससे लोग उनके दीवाने हो गए। कई शेखों ने अपने गले से सोने की चेन निकालकर पापा के गले में पहना दी। ये सोने की चेन इतनी ज्यादा हो गई कि पापा का पूरा गला ऊपर तक भर गया। उन्होंने फिर सबसे गुजारिश करते हुए कहा कि जिन्होंने भी सोने की चेन उनके गले में डाली है वो वापस ले ले। ये सुनकर उनके साथियों ने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो पापा बोले कि मैं इन्हें लेकर एयरपोर्ट पर घंटों खड़े नहीं रह सकता। मैं नहीं चाहता कि कस्टम अधिकारी मेरा लगेज चेक करे और मैं इन सामानों की ड्यूटी चुकाते हुए अपना समय बर्बाद करूं। इसी वजह से वो मेरी माँ को उनकी सभी पसंदीदा चीज़ें मुंबई से दिलवा देते थे, भले ही वो कितनी ही महंगी क्यों ना हो। एक बार की बात है जब हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हम जुहू में 1 BHK वाले किराए के घर में रहते थे। मेरी माँ को टीवी देखना पसंद था तो वो पड़ोसी के घर अक्सर टीवी देखने चली जाती। एक दिन पड़ोसी ने उन्हें घर आने से मना कर दिया। माँ इस बात से उदास हो गई। पापा ने कारण पूछा तो उन्होंने पूरी बात बताई। पापा को भी ये बात बेहद बुरी लगी। इस घटना के 1 महीने के भीतर ही पापा ने जुहू में 2 BHK फ्लैट खरीदा और माँ के लिए टीवी भी ली ताकि उन्हें किसी और के घर कभी टीवी देखने ना जाना पड़े। वो माँ को लेटेस्ट ट्रेंड की हर साड़ी और गहने दिलाते रहते थे।
बबलू के मुताबिक केस्टो मुखर्जी को लेकर गलतफहमी है कि उनका निधन आर्थिक तंगी की वजह से हुआ था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। वो अपने दौर के हाईएस्ट पेड कॉमेडियंस में से एक थे। मुंबई के पॉश एरिया जुहू में उनका 1200 स्क्वायर फीट का फ्लैट था और उन्हें कभी कोई कमी नहीं थी। उनका निधन एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में हुआ था। फरवरी 1982 में वो मुंबई के नजदीक स्थित एक गणपति मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे तो ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। केस्टो मुखर्जी कार में जिस तरफ बैठे थे वही दरवाजा टक्कर से खुल गया। बबलू बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि केस्टो मुखर्जी का आधा शरीर कार से बाहर था और सिर दूर तक घिसट गया था। उनका इलाज भी चला, लेकिन अधिक खून बह जाने के कारण डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। बबलू बताते हैं कि इसके बाद वो पिता को घर ले आए थे, जहां 2 मार्च 1982 को महज 56 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी फिल्म गजब 1985 में रिलीज हुई थी, जिसमें वो बादशाह अकबर के रोल में थे। यह फिल्म उनके निधन के बाद रिलीज हुई थी। केस्टो साहब ने करीब 30 साल तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया और लगभग 100 फिल्मों का हिस्सा रहे। पिता के निधन के बाद बेटे बबलू मुखर्जी ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि उन्होंने कभी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। बबलू बताते हैं कि पिताजी मुझे पायलट बनाना चाहते थे, तो उन्होंने हमें हमेशा पढ़ाई लिखाई भी एविएशन इंडस्ट्री के मुताबिक ही करवाने की कोशिश की, लेकिन उनके निधन के बाद सब कुछ बदल गया। बबलू ने 1990 की दिल, 1991 की खिलाफ, 1992 की इसी का नाम जिंदगी और 1998 की ढूंढते रह जाओगे और स्वीटी वेट्स NRI जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने विक्रम और बेताल, जुबान संभाल के और व्योमकेश बख्शी जैसे टीवी शोज में भी काम किया है। बबलू ने 2022 में अपने पिता को ट्रिब्यूट देने के लिए उनके नाम पर केस्टो मुखर्जी एक्टिंग एकेडमी मुंबई में खोली है। तो ये थी शराब में डूबे दिखने वाले महान कलाकार केस्टो मुखर्जी की कहानी। यहाँ से अभिनेता अपने दर्द और परेशानियों को अपने दिल में दबाए अपनी दमदार अभिनय से लोगों को हंसाने और गुदगुदाने का काम करते रहे। केस्टो मुखर्जी फिल्मी दुनिया का वो सितारा है जिनके अभिनय की रोशनी हमें हमेशा खुशमिजाज रखने का काम करती रहेगी। दोस्तों, केस्टो साहब का कौन सा किरदार आपको हमेशा हंसने पर मजबूर कर देता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।